तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक 4.5 अरब साल पुराना सफर। ये कहानी है हमारे ग्रह के वायुमंडल की। कभी सोचा है कि कैसे एक धधकती हुई निर्जीव चट्टान के चारों तरफ ये हवा बनी जिसे हम आज सांस लेते हैं? ये कहानी वाकई में कमाल की है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर हुआ क्या? एक बंजर बेजान चट्टान और आज ये हवा, ये जिंदगी, मतलब ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, पृथ्वी के इतिहास की गहराइयों में। तो कहानी का पहला हिस्सा है आदिम धुंध। ये पृथ्वी का सबसे पहला, कह सकते हैं कि एक कच्चा पक्का सा वायुमंडल था। सोचिए, बस एक हल्की सी धुंध जो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही कच्ची शुरुआत। हाँ, तो ये जो पहला वायुमंडल था ना, ये पृथ्वी का अपना था ही नहीं। असल में जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, सूरज के बनने के बाद जो भी गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम बच गईं, ये बस उन्हीं का एक घेरा था। मतलब हमारी नई नवेली पृथ्वी ने बस एक उधार की चादर ओढ़ रखी थी जो इन बची खुची गैसों से बनी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये उधार की चादर गई कहाँ? कहानी में यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, उस वक्त हमारा सूरज बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और ताकतवर था। उसकी सौर हवाएं, मतलब सोलर विंड्स, एक जबरदस्त तूफान की तरह आईं और उन्होंने हाइड्रोजन, हीलियम जैसी इन हल्की गैसों को बस फूंक मारकर उड़ा दिया, सीधा अंतरिक्ष में। और बस पहला वायुमंडल खत्म। कहानी का पहला चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। तो पहला वायुमंडल तो गया, लेकिन अब पृथ्वी ने कमान अपने हाथ में ली। अब वो अपना खुद का एक ज्यादा मजबूत, एक टिकाऊ वायुमंडल बनाने वाली थी। और इस बार ये ताकत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि ग्रह के अंदर से ही आ रही थी। तो चलिए देखते हैं ये ज्वालामुखीय बदलाव आखिर था क्या। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं डी-गैसिंग। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी सोडा की बोतल है जिसे खूब हिला दिया गया हो, और ज्वालामुखी वो इसके ढक्कन है। जैसे ही ये ज्वालामुखी फटे, अंदर फंसी हुई सारी गैसें, ढेर सारा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब फुस करके बाहर निकल आईं, और इन्हीं गैसों ने मिलकर बनाया पृथ्वी का दूसरा वायुमंडल। अब जरा इस वायुमंडल की बनावट देखिए। आज की हवा से जमीन आसमान का फर्क है। लगभग 80% तो सिर्फ पानी की भाप थी, वाटर वेपर, करीब 10% कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे जरूरी बात, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जीरो, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर कोई टाइम मशीन से वहां पहुंच जाता तो वो माहौल बेहद जहरीला और दम घोटने वाला होता। सांस लेना तो नामुमकिन था। और यहीं से एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ। वो जो 80% जलवाष्प हवा में था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और फिर शुरू हुई बारिश। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, ये हजारों लाखों साल तक लगातार चलती रही। इसी महाबारिश ने दुनिया के पहले महासागरों को भर दिया, और इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कहानी का अगला और सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी चैप्टर शुरू होने वाला था। तो अब तक हमने देखा कि कैसे जियोलॉजी यानी भूविज्ञान ने पृथ्वी का चेहरा बदला, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है बायोलॉजी की, यानी जीवन की। एक ऐसे नन्हे से जीव की एंट्री जो इस कहानी का हीरो बनने वाला था। एक ऐसा हीरो जो सिर्फ खुद नहीं जिएगा, बल्कि पूरे ग्रह की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। तो मिलिए हमारी कहानी के सुपर हीरो से, साइनोबैक्टीरिया। देखने में तो ये बस छोटे छोटे माइक्रोब्स थे, लेकिन इन्होंने एक कमाल का काम करना शुरू किया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में वे एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते थे, एक बेकार की चीज, और वो चीज थी ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जो उनके लिए कचरा थी, वो इस ग्रह के लिए एक क्रांति लाने वाली थी। लेकिन ये बदलाव कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं था। रातों रात कुछ नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। साइनोबैक्टीरिया के आने और वायुमंडल में ऑक्सीजन के ठीक ठाक जमा होने के बीच 1 अरब साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। सोचिए, 1 अरब साल। इससे एक बात तो साफ है, प्रकृति बहुत ही सब्र से, बहुत धीरे धीरे काम करती है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसे साइंटिस्ट्स द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। ये वो वक्त था जब इन नन्हे बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बना दी कि पृथ्वी के वायुमंडल की पूरी केमिस्ट्री ही बदल गई। लेकिन ये क्रांति हर किसी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर थी। तो इस घटना ने पृथ्वी पर पहली सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति को जन्म दिया।
पुराने तरह का जीवन खत्म हो गया और नए ऑक्सीजन पर जीने वाले कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए रास्ता खुल गया। तो भूविज्ञान और जीव विज्ञान के इस लंबे उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं आज के वायुमंडल तक, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमें और इस ग्रह के लाखों करोड़ों जीवों को जिंदा रखे हुए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस हवा में आखिर है क्या। जरा देखिए ये बदलाव, कहाँ वो 80% जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल और कहाँ आज 78% नाइट्रोजन और सबसे जरूरी 21% ऑक्सीजन। ये एक चमत्कार से कम नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे जीवन ने मिलकर पूरे ग्रह को ही बदल डाला। और ये मत सोचिए कि हमारा वायुमंडल बस गैसों का एक मिक्सचर है। नहीं, ये तो एक मल्टी फंक्शनल सुरक्षा कवच है, हमारी ढाल है। नाइट्रोजन इसे एक स्थिरता देती है, ऑक्सीजन तो खैर जीवन का ईंधन है ही। कुछ ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी को कंबल की तरह गर्म रखती हैं, और हाँ, ओजोन लेयर जो सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से हमें बचाती है। सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में है। तो इस पूरी 4.5 अरब साल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है वो मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए? चलिए इस पूरी यात्रा का एक क्विक रिकैप करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। 3 स्टेज, 3 तरह के वायुमंडल। पहला, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम थे, जिसे सूरज की हवा ने उड़ा दिया। दूसरा, जिसमें जल वाष्प और CO2 थे, जो ज्वालामुखियों से निकला। और तीसरा, हमारा आज का वायुमंडल, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, जिसे जीवन ने बनाया। सौर हवा, ज्वालामुखी और फिर जीवन। बस इन 3 शब्दों में 4.5 अरब साल की पूरी कहानी छिपी है। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि हमारा वायुमंडल हमें तोहफे में नहीं मिला, इसे बनाया गया है। पहले इसे पृथ्वी के भूविज्ञान ने गढ़ा और फिर इस पर पनपे जीवन ने इसे संवारा। ये पृथ्वी और जीवन के बीच एक पार्टनरशिप की कहानी है। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। इस वायुमंडल को, इस परफेक्ट बैलेंस को बनने में 4.5 अरब साल लग गए हैं। और अब हम इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में से तेजी से बदल रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगले 100 साल कैसे होंगे? इस लंबी कहानी के अगले चैप्टर में हमारी भूमिका क्या होने वाली है?